नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है सब्सिडियरी अलायंस। बेसिकली क्या थी ये सहायक नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति क्या थी डलहौजी की। इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और हमारा मुद्दा ये रहेगा कि किस हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से ब्रिटिश टेरिटरी ने खुद को एक्सपैंड किया। तो 1850 के आते आते बहुत सारी टेरिटरी पे ब्रिटिश का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो चुका था। उसमें से बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था, बहुत ऐसी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था इनका। तो इस मैप में मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो ये पिंक वाले एरिया है ये डायरेक्ट ब्रिटिश टेरिटरी के कंट्रोल में है, डायरेक्ट ब्रिटेन का इस पे कंट्रोल है। और जो पिंक यो सॉरी येलो वाले जो एरियाज हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल में है। इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं, जैसे चल वहाँ पे ब्रिटिशर्स की रही है, वहाँ पे एक पपेट किंग टाइप बिठा रखा है, पपेट नवाब बिठा रखा है, लेकिन चल वहाँ पे ब्रिटिशर्स की ही रही है एक तरीके से। और ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये अभी कंट्रोल में नहीं है ब्रिटेन के। और हालांकि ये हुआ भी नहीं, क्योंकि एक बार बहुत बुरी तरीके से अफगानिस्तान से हार गए, फिर अभी ये अटैक दोबारा भी करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं गया था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कंट्रोल करती थी किसी भी स्टेट के ऊपर या किसी भी टेरिटरी के ऊपर, तो उनके दो मेन मकसद हुआ करते थे। पहला जो उनका तरीका था वो एनेक्सेशन बाय वॉर, युद्ध करो जीत लो, ठीक है। दूसरा जो था एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, की ठीक है वहां पे कुछ किसी एक राजा को सपोर्ट करो, फिर पपेट बना के दूसरे राजा को बिठा दो, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक तरीके से अपने हाथ में ले लो, वहां पे कोई ब्रिटिश एजेंट बिठा के। तो ये दो तरीके इनके हुआ करते थे किसी भी टेरिटरी पे कब्जा स्थापित करने के। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 1850 के आते आते ब्रिटेन ने पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे हिंदुस्तान को। क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर हुए, एंग्लो मैसूर वॉर हुए, एंग्लो सिख वॉर हुए, सब में थोड़ा थोड़ा एरिया लेते लेते डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से ब्रिटेन का पूरा कब्जा हो जाता है। तो अगर डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो तीन तरीके थे इनके पास बेसिकली। पहला था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि वॉरेन हेस्टिंग लेके आया था कि आसपास के राजाओं को अपना साथ दो, फिर दूसरा वाला कमजोर हो जाएगा उस पर अटैक कर दो। तो ऐसे कर रहे थे 1772 से लेके 85 तक इन्होंने ये किया, 13 साल ऑलमोस्ट वॉरेन हेस्टिंग के लीडरशिप में। और फिर दूसरी इनकी पॉलिसी जो थी वो थी आपकी सब्सिडरी अलायंस, जो कि रिचर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। रिचर्ड वेलेस्ली जो था ये इसको अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था, और इसका भाई जो था आर्थर वेलेस्ली, वो तो उसे क्या बोलते हैं आर्मी जनरल था, लेकिन वो बहुत महान शासक हुआ आगे चल के। वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी बना, मतलब बहुत सक्सेसफुल दोनों भाई रहे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। एक नॉर्मल सा आर्मी जनरल बन के आया, आर्मी एम्प्लॉय, फिर जनरल, नॉर्मल सिपाही, फिर जनरल बना, फिर धीरे धीरे चल के वो प्राइम मिनिस्टर तक बना यूके का, आर्थर वेलेस्ली इसका जो छोटा भाई था। तो रिचर्ड वेलेस्ली जो था इसकी पॉलिसी 1798 से लेकर 1805 तक इसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, सब्सिडरी अलायंस साइन कराए कई सारी कंट्रीज ट्रीटीज से, और अपने में एक्सपेंड किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का, वो हुआ इस सब्सिडरी अलायंस के दम पे, जिसमें बेसिकली रोल रहा रिचर्ड वेलेस्ली का, और इसके भाई का भी बहुत ज्यादा रोल रहा आर्थर वेलेस्ली का। तीसरी जो नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति डलहौजी की, 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासन रहा। तो इसने क्या किया, इसने जो ये कोई नए राज्य को अपने में नहीं मिलाता था, बेसिकली जिनको सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी मिला हुआ है, जिनको सहायक नीति के तहत अंग्रेजों ने फंसा रखा था, उनका जो अगर कोई वारिस नहीं होता था तो अपने आप वो जमीन कंपनी ले लेती थी। इसमें मेनली आपकी आ रही थी, जहां झांसी की रानी आ रही थी, बेगम हजरत महल आ रही थी, इन लोगों ने आगे चल के लड़ाइयां भी लड़ी इसी चक्कर में 1857 की क्रांति के टाइम पे। तो ये 1848 से लेकर 1856 तक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का रोल रहा। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि समय के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हुई। 1772 से 85 के बीच में इन्होंने रिंग ऑफ फेंस का सहारा लिया, फिर सब्सिडरी का सहारा लिया, और फिर लैप्स का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। बेसिकली हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी गुलामी की शुरुआत थी वो सब्सिडरी अलायंस से शुरू हो गई थी। कि इसमें क्या करते थे कि आपको जरूरत हो या ना हो, अंग्रेज अपनी आर्मी भेज देते थे और आपको कहते थे कि आप इस आर्मी का खर्चा दोगे और ये आर्मी आपकी सहायता के लिए भेजी गई है, अगर आप नहीं मानोगे तो आप पे अटैक कर दिया जाता था। ये था सब्सिडरी अलायंस। तो अब देखते हैं रिंग ऑफ फेंस क्या था। रिंग ऑफ फेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट वॉर मत करो। एक रिंग सा है यहाँ पे, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे आप बैठे हुए हो, इसके चारों तरफ कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, इसके बाहर दुश्मन बैठा हुआ है। तो दुश्मन आएगा तो अटैक किस पे करेगा, जो रिंग बनी हुई है आपके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली, और वो रिंग किसकी होती थी, आपका कोई दोस्त है जिसको आपने किसी तरीके से फंसा फुसू की जैसे तैसे बना रखा है। तो बेसिकली हम एग्जांपल देख सकते हैं अवध से। अवध को इन्होंने चाहते तो अवध को भी एनेक्स कर सकते थे बंगाल को गुलाम बनाने के बाद, बंगाल को एनेक्स करने के बाद, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला, तुम अब हमारी मदद करोगे, मराठा जिधर से भी वॉर करेंगे तुम हमारी मदद करोगे, और हम मराठाओं पे वॉर करेंगे तब भी तुम हमारी मदद करोगे। क्योंकि बंगाल को बहुत बड़ा थ्रेट था कि मराठाओं से थ्रेट था इनको, और निजाम से थ्रेट था इनको, और हैदर अली से थ्रेट था। तो इन्होंने आरकोट को बना लिया, और उसे क्या बोलते हैं,
आर्कोट को और ये अवध प्रेसिडेंसी को, इन सबको अपनी साइड में मिला लिया कि क्योंकि पड़ोसियों से जाके मिल गए, एक बफर जोन क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा अगर मराठे वॉर करेंगे भी तो वो किस पे करेंगे, अवध के थ्रू आएंगे। अब अवध ट्रीटी साइन कर चुका है कि वो तुम्हारी मदद, इनकी ब्रिटिशर्स की मदद करेगा ही करेगा। अगर उस पर कोई अटैक होता है तो ब्रिटिशर्स पे कोई अटैक होता है तो अवध को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रीटी साइन कर चुके हैं अवध के साथ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद में 1865 में ट्रीटी हुई थी ऑफेंसिव डिफेंसिव, इसमें क्या था, अगर वो हम पे अटैक करते हैं तब भी तो हमारी मदद करोगे, अगर हम उन पे अटैक करते हैं तब भी तो हमारी मदद करोगे। क्योंकि दूसरा जो एरिया था झारखंड साइड वाला, उधर से मराठे इतनी जल्दी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा जंगल वाला एरिया है। लेकिन अवध से इनको बड़ा खतरा था कि अवध साइड से अटैक हो सकता है, इसलिए इन्होंने सुजाउद्दौला के साथ ये ट्रीटी ऑलरेडी साइन कर ली थी। तो ये बेसिकली था जो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये था रिंग ऑफ फेंस, कि अपने पड़ोस में एक, अपने और दुश्मन के बीच में एक दोस्त बिठा दिया जो कि मजबूर है हेल्प करने के लिए। ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों तरीके की उसने ट्रीटी साइन कर रखी है 1865 में। तो बेसिकली इसका यही मतलब था कि अगर मराठा शक्ति अटैक करती है तो उसको झेलने के लिए बीच में अवध है। आप ये देखिए, यहाँ पे मराठी भी हिंदुस्तानी है और नवाब अवध भी हिंदुस्तानी है, और एक बाहर की शक्ति आई है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हिंदुस्तानी इधर खड़ा है क्योंकि वो मजबूर है, और दूसरा उस पर अटैक करना चाहता है, तो दोनों मरेंगे आपस में ही। ठीक है, ये इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी एक तरीके से। और अब जब इन्होंने ऐसा बफर जोन बनाना शुरू कर दिया तभी इनके दिमाग में उपजा सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस में क्या था, अब जैसे इन्होंने बना तो रखा ही था कि आप एक तरीके से रिंग फेंस बना के बैठे हो, जब भी हम पे कोई अटैक होगा तो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपके पास अगर आर्मी नहीं है तो आपकी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए हम अपना सिस्टम भेजते हैं, हम अपनी आर्मी भेजते हैं और उससे आपकी आर्मी स्ट्रांग होगी। तो यही से उपज होती है सब्सिडियरी अलायंस की। इसीलिए अवध जो था वो पहला स्टेट बना था सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाला। और एक चीज और है कि ये बोलते हैं ना कि उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत 65 से हुई। हाँ, शुरुआत जरूर हुई, लेकिन इसमें कहीं क्लियरली ये नहीं लिखा गया था कि 1865 की ट्रीटी के बाद सब्सिडियरी अलायंस चालू हो जाएगा। सब्सिडियरी अलायंस, इसमें बेसिकली जो बात लिखी गई थी सब्सिडियरी अलायंस की नहीं थी, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पार्टनरशिप की थी कि हम तुम पे कोई अटैक करेगा अगर हम पे कोई अटैक करता है तो तुम हमारी सहायता करोगे, हम किसी पे अटैक करते हैं तब भी तुम हमारी सहायता करोगे। और इसी के चलते इन्होंने अपनी मिलिट्री भेजनी शुरू कर दी थी अवध में। और जो फौज रहेगी वहां पे ब्रिटेन की, उसके पैसे कौन देगा, जो अवध का नवाब है वो खुद देगा। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स हैं अवध में रहेंगे, उनके लिए पैसे कौन खर्च करेगा, अवध का नवाब। तो एक तरीके से कह सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत हो चुकी थी। ऑफिशियली सब्सिडियरी अलायंस नहीं था लेकिन शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, यहां से शुरुआत हो चुकी थी सब्सिडियरी अलायंस की। लेकिन ऑफिशियल ये नहीं था। ऑफिशियल कब होता है, जब 1797 में जो रिचर्ड वेलेस्ली है वो इंडिया आता है, तो ये देखता है कि उसे क्या बोलते हैं, ये सिस्टम तो सही चल रहा है। और उस तब 1797 आते आते मैसूर और मराठा जो कि बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी, वो एक तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी। अब इसको लगता है कि अब और ज्यादा एरिया को हमें एक्सपेंड करना चाहिए, और इनसे कहता है कि अब भैया अब तो हमारी सब्सिडरी लो, अब तुम्हारे बहुत सारे अधिकार हमारे साथ हमारे पास आ जाएंगे। सब्सिडी से है, सब्सिडी रही। तो अब ये एक तरीके से फैलाना शुरू कर देता है कि भैया अब तुम अलायंस साइन करो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे मिलिटरली, और उसके बदले में तो तुम अगर कोई वॉर होता है तो उसमें हमारा साथ दोगे, और उसके बहुत सारे हम तुमसे बहुत सारे उसके बदले में राइट्स ले लेंगे, जो कि राइट्स अब हमारे पास हो जाएंगे जो तुम्हारे हुआ करते थे। अब बेसिकली अगर इसके डेफिनेशन के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू द terms of this alliance, the Indian rulers were not allowed to have their independence forces. They were to be protected by the company and had to pay for subsidiary forces. Under Richard Wellesley as the Governor General 1798-1805, the Nawab of Awadh and Hyderabad were forced to give over part of their territory as they had failed to pay for their alliance. तो क्या था बेसिकली, आप अपनी इंडिपेंडेंट जो फोर्स है, आर्मी है, उसको नहीं रख सकते। आपको आर्मी ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी आर्मी रखना पड़ेगा, और उसके बदले में आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। अवध और हैदराबाद पे करने में असफल रहे थे, इसके चलते बहुत सारी टेरिटरी भी छीन ली गई थी अवध की और उसे क्या बोलते हैं, हैदराबाद की। अब एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रोटेक्टेड जो इंडियन किंग हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्टरेट हो चुके हैं, और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनको अब मजबूरी में साइन करना पड़ा है, और आर्मी पूरी तरीके से जो सुरक्षा का जो मुद्दा है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथ में जा चुका है। ये है वो व्यक्ति जिसकी शकल आप देख पा रहे हैं, इसके दिमाग की उपज है सब्सिडियरी अलायंस। तो यहां से शुरू होती है पैरामाउंट पावर की।
अंडर द सिस्टम ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस इंडियन स्टेट वेर कॉल्ड टू द प्रोटेक्टेड स्टेट। अब इनको जो इंडियन स्टेट है उनको प्रोटेक्टेड स्टेट, पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी क्योंकि प्रिंस या वहां के राजा का राज था, अब हो गई है प्रोटेक्टेड स्टेट। एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज पैरामाउंट पावर, एक तरीके से पैरामाउंट पावर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश वेर हैव टू सेव इंडियन स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन इन द रिटर्न ऑफ मनी पार्ट ऑफ टेरिटरी टू सपोर्ट सब्सिडरी ट्रूप्स। अब उसके बदले में उनको पैसा चाहिए, बाहर के से अगर कोई अटैक करता है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी किसकी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उसे क्या बोलते हैं, इसके बदले और क्या किया गया? बोला गया कि जो दूसरी यूरोपियन पावर है, अदर यूरोपियन पावर बेसिकली जो फ्रेंच है मेनली, ठीक है, इससे आप अपने रिलेशंस जितने हैं वो मैक्स टू मैक्स आपको कट डाउन करने पड़ेंगे। और तो और बोला गया कि बिल्कुल भूल जाओ कि अब किसी भी हिंदुस्तानी शक्ति के साथ भी, किसी भी इंडियन स्टेट के साथ भी तुम रिलेशन बना सकते हो बिना परमिशन के ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए, अगर तुम न्यू पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना चाहते हो किसी भी भारतीय स्टेट के साथ भी, ठीक है। तो यहां तक करवा दिया इन्होंने। और उसे क्या बोलते हैं, आपकी जो आर्मी हो एक तरीके से डिसबैंड कर दी जाएगी और रेजिडेंट रहेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक तरीके से दूत कह सकते हैं, वो रहेगा आपकी कोर्ट में, हमेशा मौजूद रहेगा। और इवन स्टेट को ये भी परमिशन नहीं है आप किसी दूसरे यूरोपियन को अपने कोर्ट में सर्विस दे सकते हो, एम्प्लॉय कर सकते हो बिना परमिशन के। आपको उसके लिए भी ब्रिटेन की परमिशन लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। ब्रिटिश जो है वो नहीं इंटरफेयर करेंगे जो इंटरनल अफेयर होंगे प्रोटेक्टेड स्टेट के। फर्स्ट अलायंस जो था वो ऑफिशियल फर्स्ट अलायंस जो है वो हैदराबाद के निजाम ने साइन किया था, इनसे फोर्सफुली साइन कराया गया था एक तरीके से कह सकते हैं। जो फर्स्ट अलायंस सब्सिडियरी अलायंस था, और चालू एक तरीके से अवश्य ही हो गया था, लेकिन फोर्सफुली साइन ऑफिशियली जो कराया गया वो हैदराबाद के निजाम से कराया गया। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे पढ़ाया कि देखो भैया, आप हमने सबसे सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखा है, तो अब आपस में किसी की लड़ाई नहीं होगी, आप सब लोग शांत रहोगे, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, ये सबसे प्रॉमिस करते थे कि हम आपके इंटरनल अफेयर जो है ना, आप टैक्स लेते हो क्या करते हो, हमें से कोई मतलब नहीं, बस हमारी आर्मी को आप पैसा दो और आप एक दूसरे से लड़ाई नहीं करोगे। हमारी कुछ शर्तें हैं कि हमारा एक वहाँ पे एजेंट रहेगा, और ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स को छोड़कर किसी दूसरे यूरोपियन शक्ति को आने नहीं दोगे बिना हमारी परमिशन के, जिसको भी हायर करोगे हमसे पूछकर हायर करोगे। कुछ ऐसी छोटी छोटी शर्तें हैं हमारी बेसिकली, और सब कुछ आपका है, आपका इंटरनल अफेयर जो रहेगा वो आपका अपना रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तोड़ दिया इंडियन जितनी स्टेट्स थी। कुछ की तो आर्मी पूरी तरीके से बैन करवा दी, कुछ की थोड़ी थोड़ी रह गई थी। और उसको भी लीड कौन कर रहा था? ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो अगर राजा बगावत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता था, और सब कहीं एक एक एजेंट बिठा दिया गया। और कुछ एजेंट आर्टिस्टिक थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखी। कुछ एजेंट जो थे वो बड़े सख्त थे, जैसे एल्फिंस्टन, जो कि उसे क्या बोलते हैं, एंग्लो मराठा वॉर का कारण बना, और उसने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रखी थी पेशवाओं पे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो सब्सिडियरी अलायंस से कैसे कैसे अंग्रेजों ने इंडियन स्टेट पे ले लिया। और ये भी आ जाता है कभी कभी, फर्स्ट किसने साइन किया था? साइन सबसे पहले निजाम ने किया था हैदराबाद के। लेकिन कहने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में सब्सिडियरी अलायंस साइन करना एक तरीके से कह सकते हैं गुलामी ही थी। क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस आपसे जा रही है, आपका सेल्फ डिफेंस आपसे जा रहा है, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन आप मेंटेन नहीं कर सकते, आप किसी बाहर के फॉरेन एक्सपर्ट वगैरह को अपने में वो नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते। आप नेबरहुड डिस्प्यूट जो है उनको आप उसे सम्मिलित नहीं कर सकते। तो उनको सही नहीं कर सकते अपने आप से बिना अंग्रेजों से पूछे। तो एक ऊपर ऊपर से तो दिख रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, बाहर की कोई ऐसी कंपनी है जो कि हमें मिलिट्री प्रोवाइड करवा रही है, हम लोगों की लड़ाई आपस में ख़त्म हो गई, बस उनको थोड़ा सा पैसा देना है। लेकिन ये हकीकत में नहीं था। हकीकत में आपकी इंडिपेंडेंस आपसे छीन ली गई। कोई राजा या कोई भी सरकार कैसे रहेगी अगर उसके हाथ में सुरक्षा ही नहीं है? तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से बर्बाद कर दिया, और गुलामी की तरफ एक पहला कदम था। और जो कि जो हमारे ट्रेडर्स थे, जो कि ब्रिटेन से आए हुए ट्रेडर्स थे, वो रूलर बनने की तरफ बढ़ चुके थे इसी अलायंस के बाद से। तो अब एक तरीके से फंस चुकी हैं सारी स्टेट्स, और यही सारी जो शर्तें हैं टीपू सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। जो सोल्जर्स थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि अब अपनी आर्मी रख नहीं सकते, तो इनके जो खुद के सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो पिंडारीज बन गए जाके। पिंडारीज कौन थे? डकैत टाइप थे, वो लूट मार करते थे। और जो थर्ड आपका एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो इसी के चक्कर में हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक प्लान बना रहे थे पिंडारीज को खत्म करने का, लेकिन मराठास को लगा कि हमारे अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं, और एक दूसरे में लड़ाई हो गई।
तो ये पिंडारीज बन गए आगे चल के, जो बेचारे अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स थे कि जिनके पास जॉब नहीं थी, वो पहले जॉब कर रहे थे, अब तो बर्बाद कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनको निकाल दिया गया, तो फाइनली वो लोग डकैत बन जाते हैं। और एक चीज और, पिंडारीज को कई फिल्मों में हीरो भी दिखाया गया है, हालांकि बहुत हद तक ये ठीक नहीं है, क्योंकि पिंडारीज ने बहुत ज्यादा अटैक किए, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई। कुछ तो पिंडारी ऐसे थे कि मध्य प्रदेश के पिंडारी होते थे, उड़ीसा में जाके लूटपाट मचाते थे। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में एक प्रोसेस के तहत इनको खत्म करवाया, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में इनको ग्लोरीफाई करके पिंडारीज को हीरो की तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि ये इतना सही नहीं है, क्योंकि आम जनता जो थी उस टाइम पे पिंडारी से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो ये सब्सिडियरी अलायंस था, इसमें तीन चार स्टेजेस होती थी। पहली स्टेज क्या थी कि हाँ ठीक है, हम कोई वॉर हो रहा है तो हम तुम्हें अपनी मिलिट्री दे रहे हैं, लो हमारी मिलिट्री लो और मदद से जीतो। सेकंड स्टेज में अगर कॉमन कॉज है कोई, उसके लिए हम दोनों लड़ रहे हैं, तो हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था कि चलो ठीक है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री दे रही है, हमारी मदद कर रही है एक तरीके से, तो राजाओं को लगा कि ये तो बहुत सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं वो लोग युद्ध करने के लिए। लेकिन जो थर्ड स्टेज थी उसमें बोला गया कि अब आप कमजोर हो चुके हो, अब आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक आर्मी रखी जाएगी, वो हमारी आर्मी होगी, और उसके बदले आपको पे करना पड़ेगा हमें फी, कि हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा कुछ नहीं कर पा रहे हो। और उसकी फोर्थ स्टेज और भी ज्यादा डेंजरस थी। बोला जाता था कि अब आप पे करने के लिए फेल हो गए, अब आपके बस की नहीं है पे करना, तो अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, अपनी कुछ टेरिटरी दे दो हमें, जिससे हम अपना उससे टैक्स वैक्स वसूल करके और जगह निकाल सके और पैसा निकाल सके। और कहीं कहीं तो ये होता था कि पूरी की पूरी टेरिटरी ले ली जाती थी, क्योंकि वो पे नहीं कर पाते थे। और इसका शानदार शानदार एग्जाम्पल है कि जो अवध के नवाब थे वो पैसा नहीं पे कर पाए थे, तो रोहेलखंड वाला जो एरिया है ये ले लिया गया था। ये बरेली वाला एरिया है ना, ये अवध के नवाब से बोला गया ये भैया एरिया आप तो हमें दे दो, हम यहाँ से टैक्स ले लेंगे, कोई बात नहीं है, आप पे नहीं कर सकते तो आप अपना ये क्षेत्र दे दो, टैक्स यहाँ से हम वसूल के अपना पैसा अदा कर लेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया, और बहुत सारे एरिया जो हैं अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए। तो हम एक बार टाइमलाइन देखते हैं कि क्या रही सब्सिडियरी अलायंस की। तो 1765 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये सब्सिडियरी अलायंस खुद में नहीं था, लेकिन ये शुरुआत थी। इसको प्रिकर्सर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बोला जाता है, इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी, जो कि अवध के नवाब के साथ हुई थी। 1798 में सबसे पहला स्टेट बना निजाम निजाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। फिर 1799 में तंजौर और सूरत ने साइन किया, 99 में मैसूर ने भी साइन किया। फिर 1801 में अवध ने साइन किया। अवध का अनेक्स कर लिया गया था रोहेलखंड वाला एरिया कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अवध ऑफिशियली अवध से बोला गया कि अब आप सब्सिडियरी अलायंस साइन करो। हालांकि ये प्रोसीजर अवध में बहुत पहले से चल रहा था, 1765 इलाहाबाद की संधि के बाद से, लेकिन इनसे बोला गया कि अब आप सब्सिडियरी अलायंस साइन करो, तो ये पैसा देने में असमर्थ थे, इसलिए इनसे जो रोहेलखंड वाला एरिया था वो इनसे छीन लिया गया। 1801 में आरकोट होता है, अनेक्ट किया जाता है। 1802 में गायकवाड़ पेशवा, 1803 में सिंधिया एंड भोसले, 1810 में सारी राजपूत स्टेट राजस्थान की, 1818 तक होलकर भी साइन कर लेते हैं। होलकर लास्ट थे जिन्होंने साइन की। तो आप ये देख सकते हैं इस मैप में 1805 के आते आते ये जो पिंक वाला, जो ये ऑरेंज सा पिंक सा के एरिया है, ये पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में है, पूरी तरीके से ब्रिटिश ने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है। और जो ये दूसरा वाला है फिरोजी फिरोजी टाइप का, ये यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस करके कंट्रोल में ले लिया है। तो ऑलमोस्ट पूरा एरिया जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है सब्सिडियरी अलायंस के बाद। तो आप इस मैप में एक चीज और देख सकते हैं, जो कोस्टल वाला एरिया है पूर्णतः एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि इनको मेन चीज ट्रेड थी इनकी, और ट्रेड पे इनका फोकस था। तो कोस्टल एरिया पे इनका पूरा कंट्रोल हो चुका है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे केवल आए थे ट्रेड करने के लिए, रूल करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे? तो यार देखिए, स्टार्टिंग में तो ये लोग नहीं आए थे रूल करने के लिए, इनका मकसद रूल करना नहीं था। लेकिन ये पूरा जब एरिया इनके कब्जे में आ जाता है, और सबसे पहले जो मेन चीज है, मेन चीज आपका जो बिहार में इनका कब्जा होता है। बिहार में जब ये जीत जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तो इनका नॉर्थ में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद ये जब कर्नाटिक वॉर जीतते हैं, तब इनका इधर भी विश्वास बढ़ जाता है। तब इन्हें लगता है कि अब हम ट्रेडर से रूलर बन सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हकीकत है कि लोग ट्रेडर बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे, लेकिन आगे चल के इनके इरादे पूर्णतः बदल गए, इन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम एक चीज देखते हैं कि इसके फायदे क्या था सब्सिडियरी अलायंस के। तो फायदे तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों को ही हुए। तो अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस पूरे एरिया में बढ़ गया, और एक तरीके से पूरे उस पर हर एक रूलर से इन्होंने अलायंस बना लिया, और अपनी इतनी बड़ी आर्मी एक्सपेंड करने में ये काबिज हुए कि चारों तरफ इन्होंने अपनी आर्मी बिछा ली। वैसे डायरेक्टली इनके बस की नहीं थी कि मैसूर से अटैक कर दें या मराठाओं से अटैक करके उनको जीत लें, लेकिन धीरे धीरे करके चारों तरफ जब इनकी सबके पास सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू आर्मी पहुंच जाती है, तो बड़ी से बड़ी अपनी आर्मी बना पाए। और उसे क्या बोलते हैं,
इसका जो नुकसान हुआ, नुकसान तो बेसिक सी बात है हिंदुस्तानियों को हुआ, जो नेटिव रूलर्स थे उनकी इंटीग्रिटी खत्म हो गई कि अब तुम कोई रूलर रह गए हो, नाम के रूलर रह गए जो हमारे हिंदुस्तानी रूलर थे, उनके पास कुछ नहीं बचा। और उसे क्या बोलते हैं, सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाए गए, क्योंकि सब्सिडी जो है देने के लिए ज़्यादा पैसा लेना पड़ता था, तो लोगों पे बहुत गलत तरीके से टैक्स लगाए गए राजाओं के द्वारा। और जब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, आर्मी में इंडियन नहीं भर्ती करे जा रहे थे, सारे बेरोजगार हो गए सोल्जर्स, तो पिंडारी जो हैं वो आगे निकल के आते हैं, लूटपाट होती है। और जो उसे क्या बोलते हैं, लोकल लोग थे, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार सी हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा सब पॉलिसीज़ चेंज हुई और पूरी की तरीके से लूट-घसूट चालू हो गई थी। अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या हुआ। ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या-क्या किया गया? हड़प नीति जो थी इसमें क्या थी? इसमें बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली यही था कि अगर आपका कोई बेटा बायोलॉजिकल सन बेटा नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के हवाले कर दी जाएगी। इसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फेमस हस्ती रही वो झांसी की रानी रही और बेगम हजरत महल रही। बोला गया कि आपकी जो टेरिटरी है वो कंपनी को दे दी जाएगी, क्योंकि आपका कोई खुद की संतान नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से हड़प ली जाती थी। तो ये जो गोद लेने की परंपरा थी बहुत पहले से थी, लोग लेते थे गोद, जैसे बच्चा खुद का नहीं हुआ तो अपने भाई का बच्चा ले लिया गोद, या कोई परिवार का बच्चा ले लिया, या किसी का भी बच्चा गोद ले लिया, वो राजा बन जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि आप ले लो, गोद लो, कोई दिक्कत नहीं, गोद लेने के बाद जो बच्चा होगा वो आपकी प्रॉपर्टी का हकदार होगा, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नेंस वो नहीं देखेगा, क्योंकि पैरामाउंट पावर हम है, गवर्नेंस देखने की जिम्मेदारी हमारी है, हम डिसाइड करेंगे कौन देखेगा, तो गवर्नेंस वो नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से इसने फेरबदल किया लॉर्ड डलहौजी ने आके 1848 में। तो उसके चलते बहुत सारी ऐसी जगह थी, उसमें झांसी मुख्यतः था, इसने हड़प लिया किसी न किसी तरीके से। झांसी की रानी उसके विरोध में थी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन फाइनली झांसी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और डलहौजी ने एक और बड़ी कमाल की चीज करी, एक पुराण से कहीं से एक कोई कोट लेके आ गया, एक सबूत लेके आ गया कि हिंदू धर्म के अनुसार दत्तक पुत्र जो है वो महाराजा हो ही नहीं सकता, जो गोद लिया हुआ पुत्र है तो महाराजा हो ही नहीं सकता। हालांकि ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी गोद लेने वाली, लेकिन उसने बोला हिंदू धर्म के अनुसार गलत है, इसलिए आप किसी को भी गोद नहीं ले सकते। और अगर गोद लोगे भी तो गवर्नेंस वो नहीं देखेगा, बस प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक होगा। क्योंकि इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, अब मैं भैया गवर्नर जनरल बन के आया हूं, अब क्या करूं, अब एक्सपेंड करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य बनने वाला है हिंदुस्तान, और इसको जितना से ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूं करूं। और सब कहीं एक जैसा रूल होना चाहिए, इधर उधर रूल नहीं होने चाहिए, इधर उधर के कानून नहीं होने चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए जो कि हमारा कानून हो, सब कहीं फॉलो हो। ये सारी विचारधारा के साथ डलहौजी जब एंट्री लेता है तो उसने सब करना शुरू कर दिया। तो उसने एनेक्स करने के बाद क्या किया, बहुत सारे स्टेट को एनेक्स कर लेता है, पहले अपने में मिला लेता है, उसके बाद वहां पे एक चीफ कमिश्नर बिठाना शुरू कर दिया। आप उसे क्या बोलते हैं, वहां पे अब राजा नहीं बैठेगा, वहां पे एक चीफ कमिश्नर बैठेगा जो कि सेंट्रल को डायरेक्टली उसे क्या बोलते हैं इन्फॉर्म करेगा, सारी रिपोर्ट भेजेगा, एक तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, सेंट्रल कंट्रोल की तरफ एक कदम बढ़ाया गया। आप कह सकते हैं आजकल जो गवर्नर की पोस्ट है लगभग लगभग वहीं से निकल के आई है। गवर्नर जो हमारा सेंटर का एक उसे क्या बोलते हैं एजेंट की तौर से काम करता है स्टेट में आकर, और उसको अपॉइंट करने का काम सेंटर करता है। तो उसी तरीके से कह सकते हैं चीफ कमिश्नर बिठा दिया हर एक स्टेट में, इसने बोला कि अब हम चीजों को सेंट्रलाइज करेंगे। तो इसका जो अग्रेसिव एक्विजिशन था, इसके दो मुख्य कारण थे। स्ट्रेटेजिक कारण ये था कि इंपीरियल डिफेंस की एक तरीके से डर था कि रशिया वशिया अगर हम पे अटैक करते हैं साइड से, तो पूरे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कौन करेगा, अगर हमारा अंपायर खत्म हो जाएगा, क्या पता ये राजा रशिया के साथ मिल जाए जो लोकल राजा है। तो उसने ये सोचा, पहला तो ये बहाना मारा, दूसरा बहाना ये मारा कि जो मिस रूल चल रहा है, रूल अच्छे से नहीं चल रहा है, इसको हम सही करेंगे तो इससे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रिटिश रूल के उसे क्या बोलते हैं अंडर में लोगों की बड़ी भलाई होती है और लोग बहुत खुश होते हैं। और यही बहाना मारा उसने अवध को। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली साहब, बोला ये शायर आदमी है, पोएट्री करता है, पेंटिंग करता है, बेकार है, इसको रूल करने की तमीज नहीं है, हम बताते हैं रूल कैसे चलेगा। तो ऐसा करके लोगों की अफवाहें उड़ाई गई। और दूसरा इसका रीजन कॉमर्शियल भी था कि सोर्स जो रॉ मटेरियल का सोर्स था वो तो इसको पहले भी मिल जाता था, लेकिन न्यू मार्केट इसके हाथ में नहीं थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ भी बनाने के लिए राजा की परमिशन लेने की जरूरत थी सब्सिडरी अलायंस में। लेकिन अब जब हड़प ही लेगा तो पूरी तरीके से इसके हाथ में आ जाएगा, अब राजा को परमिशन लेनी पड़ेगी अगर राजा कुछ करना चाहेगा तो ये दूसरा वाला भी यही दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसने एग्रेसिव एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेट जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से अनेक्स करी गई। पहली सतारा थी 1848 में, फिर 49 में जैतपुर और संबलपुर हुई, फिर भगत हुई 1850 में, फिर उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 में ही हुई, जहां पे कौन था, भोसले।
एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या जो ये डलहौजी की हड़प नीति थी, क्या एक पॉजिटिव स्टेप था? क्योंकि जो हैदराबाद, जामनगर या कश्मीर जैसी स्थिति हो जाती अगर ये आज़ाद भारत होने के बाद, भारत को आज़ाद होने के बाद इतनी ज़्यादा स्टेट होती, तो क्या पता ऐसी खराब स्थिति भी आ सकती थी। कि जैसे कि हैदराबाद, जामनगर, कश्मीर, हालाँकि पटेल साहब ने इन सबको इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया, इंडिया में मिला लिया है, इंडिया में विलय कर दिया इनका। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल था कि अगर डलहौजी की हड़प नीति ना होती तो और भी स्टेट ऐसे उभर के आती जिनको मिलाना हो सकता है मुश्किल होता, और ज्यादा प्रॉब्लम होती, और ज्यादा क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ सकता था। ऐसा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। जय हिंद, धन्यवाद।